दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ के सहारे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, आज मैं आपको इसका पूरा सबूत दिखाऊंगी। एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए पोस्ट की है और इस तस्वीर की जब आप असलियत जानेंगे, हकीकत जानेंगे तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि अरे भाई साहब, ये झूठ बोलने का नया लेवल है या एडिटिंग का ओलंपिक। दोस्तों, आज के इस नए भारत में सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, आरती और नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन बस शर्त इतनी है, छोटी सी शर्त है, और वो ये है कि आप बहुसंख्यक समुदाय से हो, वरना आपका धर्म और आपकी आस्थाएं लोकल समस्या घोषित कर दी जाएगी। मामला है मुसलमानों को जुमे की नमाज ना पढ़ने देने का। पूरा मामला आपको आगे विस्तार के साथ बताऊंगी। गोदी मीडिया का स्तर आज इतना गिर चुका है कि 6,000 करोड़ का स्कैम, 6,000 करोड़ का घोटाला करने वाले भाजपा को गिरफ्तार किया गया और इस खबर को मीडिया ने छुपा लिया, दबा लिया। लेकिन हम पूरी पोल इस खबर की आपके सामने आज खोलने वाले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक गोदी चैनल की डिबेट में किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता पर जाति सूचक टिप्पणियां की और मैडम रूबिका लियाकत कैसे बीजेपी प्रवक्ता को बस ताकती रह गई, दिखाऊंगी। बेहद शर्मनाक वीडियो है। इसके अलावा एक बेहद ही भयानक खबर आपको बताऊंगी, जो ये है कि भारत में बहुत जल्द गंभीर जल संकट और बाढ़ आ सकती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने की चाल चल रहा है चीन। कैसे, ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए अभी फिलहाल कि ये खबर आरएसएस के 5 जने ने बताई है, तो आप समझिए कि मोदी सरकार क्या कांड कर रही है इस देश के साथ। दोस्तों, बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक सबसे पहले कर दीजिए। हर रोज की तरह यही गुजारिश सबसे पहले कर रही हूँ। और दोस्तों, कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और वीडियो पर मुद्दों पर अपनी राय भी जरूर शेयर किया करिए। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। घोटाला करो, भाजपा के सदस्य बनो और फिर मीडिया की अंधभक्ति का लुत्फ उठाओ। 27 दिसंबर को एक खबर आई गुजरात से। एएनआई ने खबर पोस्ट की। जो बताया गया इस खबर में वो मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़कर सुना देती हूँ। खबर अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में आपको उसका अनुवाद बताती हूँ। एएनआई ने लिखा कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी ने गुजरात के बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज और बीजेड ग्रुप के भूपेंद्र सिंह झाला को गिरफ्तार किया है। आगे बताया गया कि इस ग्रुप पर करीब 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, यानी कि भूपेंद्र सिंह झाला 6,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड है। एएनआई ने ये तो बता दिया कि भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देखिए ना कैसे एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में ये अहम बात छुपा ली कि 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी भूपेंद्र सिंह झाला भाजपा का सदस्य है। और यही वजह है कि आपने इस खबर को प्राइम टाइम पर गोदी मीडिया के नहीं देखा होगा। यही वजह है कि मीडिया ने अपनी आंखें मूंद ली है और अपना मुंह बंद कर लिया है इस खबर को लेकर। सवाल ये उठता है कि एएनआई जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को ये बात क्यों छुपानी पड़ी? क्या ये पत्रकारिता है या फिर भाजपा के प्रति वफादारी का सर्टिफिकेट? अगर इस घोटाले में किसी दूसरी पार्टी के नेता होते, शामिल होते, तो ये न्यूज चैनल वाले 24/7 डिबेट कर रहे होते। बड़े बड़े एंकर चीख चीख कर भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे होते। देश खतरे में है, भ्रष्टाचार का नया अध्याय, भारत की छवि धूमिल, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनते। लेकिन जब आरोपी भाजपा का सदस्य हो तो सबकी जुबान सिल जाती है, पट्टी लग जाती है सबके मुंह पर। मीडिया को मानो मौन व्रत का पाठ मिल जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों, अब तो मीडिया को मीडिया कहना भी गलत है। हमें इन्हें भाजपा का आईटी सेल कहना चाहिए। भाजपा के नेता घोटाले में पकड़े जाते हैं और गोदी मीडिया का पहला सवाल ये होता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। इन्हें घोटाले से ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि राहुल गांधी ने आज टी शर्ट पहनी थी, शर्ट पहनी थी या स्वेटर। अब बात अगर भाजपा की करें तो इनकी स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, बहुत साफ इनकी रणनीति है। पहले लोगों को अपना सदस्य बनाओ, फिर घोटाला करने का फ्री पास दो और जब बात खुल जाए, पकड़े जाए तो चुप्पी साध लो चुपचाप से। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस घोटाले पर
जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। आखिर ये मामला गुजरात से जुड़ा है, जहां भाजपा का गढ़ है। भाजपा का ये घोटालेबाज कनेक्शन नया नहीं है दोस्तों। विजय माल्या, नीरव मोदी और अब भूपेंद्र सिंह झाला, इनकी सूची लंबी होती चली जा रही है। मोदी जी के गुजरात मॉडल का ये घोटाला मॉडल वाकई अद्भुत है, जहां जनता टैक्स भरती है और नेता और खास लोग वो पैसा अपने अकाउंट में भरते जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता कब तक इस नाटक को झेलेगी। भाजपा को जनता के अब सवालों का जवाब देना चाहिए कि ये 6,000 करोड़ किसके हैं और ये घोटालेबाजों की लिस्ट कब तक बढ़ती जाएगी। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ या गलत? जवाब देना चाहिए या नहीं, कमेंट में लिखिए। अगली खबर भी भाजपा के कारनामे से ही जुड़ी है, जिस पर मोदी जी का ये डायलॉग बिल्कुल 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 फिट बैठता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एडिटेड और दूसरी तरफ नॉन एडिटेड फोटो है। क्या एडिटिंग स्किल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। देख सकते हैं आप कि किस तरह से रोड में फोटोशॉप के सहारे गड्ढे बना दिए गए हैं और दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि बीजेपी का आईटी सेल कितना मेहनती है। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे नहीं थे तो फोटोशॉप के जरिए बना दिए गए, कौन सी बड़ी बात है। इससे हमें एक सीख भी मिलती है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से कि अगर सच्चाई आपके पक्ष में ना हो तो उसे एडिट कर दो। अब इस पर मोहम्मद जुबैर ने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट करके बीजेपी की सच्चाई सबके सामने रख दी, उसकी पोल खोल दी और फिर क्या हुआ, बीजेपी ने अपना ट्वीट तुरंत जल्दी डिलीट कर दिया। लेकिन भाई, झूठ बोलने वाले ये भूल गए कि इंटरनेट पर सब कुछ सेफ हो जाता है। हालांकि बाद में सेम पोस्ट फिर से किया गया। अब बीजेपी ने जल्दबाजी में इसे डिलीट तो कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा, झूठ पर मोहर लग जाएगी। तो क्या किया, वही ट्वीट दोबारा पोस्ट कर दिया, यानी कि खुला झूठ दिखाने में भी इनकी मास्टरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का पूरा फोकस झूठ फैलाने और दिल्ली सरकार को बदनाम करने में है। खैर, अब इस ट्वीट और तस्वीरों में कितनी सच्चाई है ये तो भारतीय जनता पार्टी और ऊपर वाला ही जाने। अब आपको एक और भाजपाई से मिलवाती हूँ। जनाब है मोदी जी के समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन नफरत के परचम तले अपना एजेंडा चलाने वाले ज्यादा हैं ये। आप इन्हें नफरती समर्थक भी कह सकते हैं, क्योंकि जनाब का ट्विटर हैंडल नफरत से पटा पड़ा है। खैर, अब इन्होंने क्या कांड किया है वो सुनिए। महाशय ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने सरकारी आवास में बने 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़वा दिया। और तो और उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि पहले यहाँ कई मुस्लिम जज रहे, लेकिन उन्होंने मंदिर नहीं तोड़वाया। इनका पूरा ट्वीट क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, जिससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा कि इनसे मिलिए, ये है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत। इन्होंने अपने सरकारी आवास में बने 100 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को तुड़वा दिया, जबकि उस आवास में इनके पहले कई मुस्लिम जज तक भी आकर रहे, मगर उन्होंने कभी मंदिर नहीं तुड़वाया। पुजारियों की अर्चना गतिविधियों में कभी बाधा नहीं डाली, लेकिन संविधान को पूजने वाले इन जज साहब ने वो कार्य कर दिखाया जो किसी जज ने नहीं किया। इतना ही नहीं, एक छोटी सी पिटीशन पर इन्होंने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों से मंदिर हटाने के आदेश तक जारी कर दिए, मगर मजार हटाने के आदेश जारी नहीं कर सके। मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस कृत्य की शिकायत की, लेकिन चूंकि मामला हिंदू आस्था के खिलाफ है और अपमान का था तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोगलापन देखिए दोस्तों इनका। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, एक तरह से तारीफ कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों ने भी, मुस्लिम जज भी आए, लेकिन किसी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, किसी ने मंदिर नहीं तोड़वाया। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि मुसलमान जज हो या फिर कोई रिक्शा वाला हो, वो इस तरह का काम कभी नहीं करता। हिंदुत्ववादियों और धर्म के ठेकेदारों ने ही धर्म स्थलों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ने का ठेका उठाकर इस वक्त रखा हुआ है। एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मामला हिंदू आस्था से खिलवाड़ और अपमान का है तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। सच्ची आज के समय में यानी कि मोदी जी की सरकार में सबसे पहले मंदिरों के मुद्दे पर ही एक्शन लिया जाता है, और ये मोदी जी के समर्थक होकर बीजेपी की प्रायोरिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं।
बस ट्विटर पर हंगामा मचाने के लिए ही ये कहानी परोसी गई है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए नफरत एक आइडियोलॉजी नहीं बल्कि करियर ऑप्शन बन गई है। एक्स पर पोस्ट कर करके इससे पैसे ये लोग कमाते हैं। अब एक ऐसी खबर जो आपके खून को खौला देगी। महाराष्ट्र के खोनी गांव की एक मदीना मस्जिद में मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ने से रोका गया। दरअसल महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली रोड पर स्थित खोनी गांव में मदीना मस्जिद है। हर शुक्रवार को यहां लोढ़ा पलावा और आसपास के मुसलमान नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन इस बार स्थानीय ग्रामीणों ने जबरन इन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया। आमच्या गावात प्रत्येक शुक्रवारी कमीत कमी 1,500-2,000 लोक बाहेरून नमाजीसाठी येतात। आज आजूबाजूतील शहरातील वाढत्या ज्या घटना आहेत, लवजुवाद असतील, लहान मुलींवर होणारा अत्याचार, आज गावामध्ये सुरक्षितता प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि आमच्या गावाची सुरक्षितता हीच आमची सुरक्षितता आहे। आम्ही त्या लोकांना सांगितलं की बाहेरील जे लोक येतात तुम्ही तुमच्या तिकडे व्यवस्था करा। आमचा स्थानिक लोकांना कोणत्याही प्रकारचा नमाजीसाठी विरोध नाही आमचा, फक्त आम्ही बाहेरच्या लोकांना गावबंदी आम्ही केलेली आहे आणि आम्ही पुढे करतच राहणार आहे। पोलीस प्रशासनानं आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य आहे, पुढे त्यांनी असंच आम्हाला सहकार्य करावं ही आम्ही प्रशासनाकडनं अपेक्षा करतो। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जब नमाजियों ने पुलिस में शिकायत की तो मदद करना तो दूर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जानकारी मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल पर दी गई है। क्या नमाज पढ़ना अब इस देश में गुनाह हो गया है? क्या ये वही देश है जहां हर धर्म को बराबरी का अधिकार दिया गया था, लेकिन बीजेपी राज्य में नफरत फैलाने वालों को खुली छूट मिली हुई है दोस्तों आज। और इस तरह की चीजें आपको हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल ही जाएंगी। दूसरी तरफ नफरत और झूठ की राजनीति करने वालों को आज जोर का झटका लगा है। जिस रफीक अंसारी को दंगों का आरोपी बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई, वो अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। रफीक अंसारी का 28 साल पुराना केस क्लोज हो गया। कहानी शुरू होती है 1995 के मेरठ दंगे और अगजनी के उस मामले से जिसमें सपा विधायक रफीक अंसारी को आरोपी बनाया गया था। नफरती लोगों ने इसे बार बार उछाला और मुसलमानों को दंगाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। मुकदमे में गवाहों, बयानों और ठोस सबूत न मिलने के कारण ही एमपी एमएलए कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया है। साथ ही सपा विधायक को बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दूं आपको कि इसी मुकदमे में सपा विधायक को 101 गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, लेकिन वो फिर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों तक रफीक अंसारी को आरोपी बनाए रखना किसकी राजनीति थी। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। अब मैं आपको गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सच्चाई दिखाती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताऊंगी आखिर चल क्या रहा है इस वीडियो में। सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित है, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिशमैन है। चिन्मयानंद की तरह अपना आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछड़ा धोना पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित ही करोगे। पोंगा पंडित इसकी देखो, इसकी भैंस का पिछड़ा धोने की प्रक्रिया। जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। देखा आपने कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता ने जाति सूचक गालियां दी, लेकिन सपा नेता मनोज काका फिर भी इनसे लड़ते रहे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अहिराई चालू और भैंस जैसे कटाक्ष लगातार बार बार किए। आपको बता दूं कि आहिर एक जाति का नाम है जो यादव होते हैं, अहिराई चालू। इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता ने बार बार कहा ताकि वो यादवों को जाति सूचक गालियां दे सके। बीजेपी प्रवक्ता ने जाति सूचक गालियां देते रहे और गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत बस आंखें फाड़े देखती रही। भाजपा प्रवक्ता की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोग अब ये कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला से डिबेट में कोई भी समाजवादी प्रवक्ता नहीं जीत सकता, क्योंकि इनके स्तर की निर्लज्जता, ढिठाई, नीचता, बेगैरती तक कोई उतर नहीं पाएगा। क्या यही है बीजेपी की राजनीति? चिल्लाना और जाति सूचक गालियों पर आ जाना। जितना जोर बीजेपी अपने प्रचार पर देती है, उतना ही कम शब्दों में
तर्क की कमी साफ नजर आती है। बीजेपी वालों को गाली देने के अलावा तर्क देने की तौफीक नहीं है। जब भी इनसे सवाल किया जाता है, ये केवल जातिवादी गालियों पर उतर आते हैं और रूबिका लियाकत जैसे चाटुकार पत्रकार बस देखते ही रह जाते हैं। यही सेम अल्फाज अगर कोई विपक्ष का नेता इस्तेमाल करता तो टीवी पर ही रूबिका लियाकत के आंसू निकल जाते, मोटे मोटे इमोशनल हो जाती, चिल्लाने लगती। खैर, अब एक बेहद गंभीर खबर पर आते हैं दोस्तों, आपको बताती हूँ। दोस्तों, भारत में बहुत जल्द गंभीर जल संकट और बाढ़ आ सकती है। भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है और इस प्रोजेक्ट की लागत होगी 137 अरब डॉलर। चीन की यह परियोजना न केवल जल संकट को बढ़ाएगी बल्कि बाढ़ के खतरे को भी कई गुना बढ़ा सकती है। 5 जन जैसे संघ समर्थक यानी आरएसएस समर्थक मीडिया संस्थाएं अब ये खबरें उठा रही हैं। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि ये मोदी सरकार की कितनी बड़ी नाकामी को उजागर करने वाली खबर है। अब बीजेपी को शर्म से पानी में डुबकी लगा लेनी चाहिए इस खबर के आने के बाद। सवाल उठता है कि मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय इस मामले में क्या कर रहा है, क्योंकि अगर चीन इस बांध को बनाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत और बांग्लादेश के लिए नियंत्रण से बाहर हो सकता है और ये दोनों देशों की कृषि, जल आपूर्ति और बाढ़ के संकट को गंभीर बना सकता है। और देखिए, ये वही मोदी सरकार है जो चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में लगी है, लेकिन चीन ने हमारे पड़ोस में इतना बड़ा जल हथियार तैयार करने की तैयारी कर ली है और ये लोगों को कुछ नहीं पता। क्या इस मुद्दे पर भारत सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है कि हमारी सुरक्षा और जल संसाधन पर इस तरह के खेल को रोकने के लिए मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति है? इतना बड़ा मुद्दा मीडिया खुलकर क्यों नहीं उठा रहा है? सोचिए दोस्तों, आप पर मैं छोड़ती हूँ ये सवाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इस खतरनाक प्रोजेक्ट को रोकने में सक्षम होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज।